नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। शुरुआत करेंगे वोकेशनल एजुकेशन में प्रदेश को आगे ले जाने के उद्देश्य से योगी सरकार ने टाटा ग्रुप के साथ एक एमओयू पर आज साइन किया है। इस मौके पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में वोकेशनल एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन और दूसरे तकनीकी पाठ्यक्रमों में शिक्षा पद्धति को बदलकर उत्तर प्रदेश को देश में अब नंबर 1 बनाएंगे। सीएम योगी ने कहा कि टाटा ग्रुप के साथ हुए एमओयू के जरिए आने वाले 4,282 करोड़ रुपए के निवेश से प्रदेश की 150 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के उन्नयन का काम किया जाएगा। सीएम ने कहा कि इस एमओयू की अवधि 10 साल 9 महीने है, जिसमें 88% का सहयोग टाटा ग्रुप और 12% का सहयोग यूपी का कौशल विकास विभाग करेगा। आज एक नए युग में प्रवेश कर रहा है, जब टीटीएल के साथ इस एमओयू के संपन्न होने के बाद उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए तकनीकी दृष्टि से उन्नत और सक्षम बनने के लिए एक नया मंच प्रदेश के अंदर ही उपलब्ध हो रहा है। एमओयू के तहत 150 से अधिक 150 आईटीआई को प्रथम चरण में, जो हमारी गवर्नमेंट आईटीआई है, उन सबका टाटा टेक्नोलॉजीज के माध्यम से उनकी सहभागिता से उन्नयन का कार्यक्रम होना है। न्यू एज कोर्सेज उसमें संपन्न करने के लिए उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर उपलब्ध करवाने, लैबोरेटरीज बनाने, वहां पर उस प्रकार के इक्विपमेंट उपलब्ध कराने के साथ ही वहां पर अच्छे प्रशिक्षक, टाटा टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए प्रशिक्षक और वोकेशनल एजुकेशन के प्रशिक्षकों को भी न्यू एज कोर्सेज के साथ जोड़ने के एक नए कार्यक्रम के साथ ही प्रतिवर्ष 35,000 युवाओं को प्रशिक्षित करने के साथ ही टाटा टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए उनकी टाटा की जो सहभागी कंपनियां हैं, उनमें उन्हें ऑन जॉब ट्रेनिंग और अप्रेंटिसशिप की स्कीम के साथ जोड़ने का एक अभिनव कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने अपने आवास पर भोज का आयोजन किया। स्पीकर सतीश महाना के आवास पर आयोजित इस भोज कार्यक्रम में पक्ष विपक्ष के सभी विधायक मौजूद रहे। विधानसभा सत्र के दौरान देखने को मिले आक्रामक तेवर के बाद सीएम योगी, अखिलेश यादव, शिवपाल सिंह एक साथ नजर आए। इस भोज कार्यक्रम में प्रमुख रूप से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, शिवपाल सिंह, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सहित कई मंत्री और पक्ष विपक्ष के तमाम विधायक मौजूद रहे हैं। इस कार्यक्रम में एक साथ बैठकर लंच किया गया है। लंच करने के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत की। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को बुलाने के लिए मैं विधानसभा अध्यक्ष जी को बधाई देता हूं। सपा प्रमुख ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष जानते हैं, मैं नहीं बताऊंगा कि कैसे कैसे खाना खाया गया। उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष के खाने में मिठास है, ये आज से नहीं है, जब से मेरा परिचय है तब से। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि खाने में ही नहीं बल्कि उनके अंदर भी मिठास है। पुराने अपने मोटे अनाज का सारा आइटम है और मिलेट्स को बढ़ाने के लिए और प्लस एक नई परंपरा, हालांकि जब से माननीय महाना जी विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं तो आप लोगों ने भी देखा है कि बहुत सारे परिवर्तन विधानसभा में भी उन्होंने किए हैं। एक अभिनव प्रयोग, आज संडे है, विधानसभा बंद है और आज के दिन सभी विधायकों का, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों, विपक्ष के हों, किसी दल के हों, का एक भोज कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित था। वही हम लोग उसी में पार्टिसिपेट करने आए थे और सभी नेता प्रतिपक्ष और हमारी भी भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सीनियर लीडर्स वो भी सभी दलों। तलखियां कम हुई आप लोगों की जो सदन में चल रही थी, देखने को मिला काफी तलखियां रही सदन में। नहीं, ये भोजन का कार्यक्रम पहले से है, तलखियों को लेकर नहीं है। और बाहर तो देखिए विचारों की तलखियां हैं,
है ना, मतलब विचारों का विरोधाभास है। बाकी तो हम सब लोग मिलते जुलते हैं, ऐसा कहीं। देखिए, मैं जिस दिन पहले दिन मुझे सभी सम्मानित सदस्यों ने चुना था, मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे कैंडिडेट के रूप में, विधानसभा अध्यक्ष के रूप में उन्होंने घोषणा करी। तो जिस समय पार्टी और मुख्यमंत्री जी ने इस प्रकार की घोषणा करी, तो उनके प्रति मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा। फिर मैं धन्यवाद दूंगा कि सभी राजनीतिक दलों के नेता के लिए, नेता प्रतिपक्ष समेत सभी लोगों के लिए, जिन्होंने मेरे नाम पर आम सहमति बनाई और सबने मेरे नाम को प्रपोज किया और विधानसभा में अनअपोज विधानसभा अध्यक्ष के पद के ऊपर मुझे चुना। तो वहीं हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना से उनके कार्यालय कक्ष में भेंट की है। सत्र के दौरान हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष को स्पीकर सतीश महाना ने पुष्प गुच्छा और अंग वस्त्र भेंट कर स्वागत किया है। इस अवसर पर वरिष्ठ सदस्य, पूर्व वित्त और संसदीय कार्य मंत्री लालजी वर्मा समेत कई अन्य विधायक भी मौजूद रहे। सतीश महाना ने ज्ञानचंद गुप्ता को विधानसभा का भ्रमण करवाया और विधानसभा की कार्रवाई दिखाई है। विधानसभा की सुंदरता देखकर हरियाणा के विधानसभा स्पीकर ने उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के कार्य व्यवहार, उनके आधुनिक सोच और विधानसभा में किए गए परिवर्तन पर उनकी सराहना भी की। नारी शक्ति को जागरूक करने के लिए मथुरा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मातृशक्ति समन्वय सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें भाजपा और संघ से जुड़ी महिलाओं ने खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। वहीं भाजपा की फायर ब्रांड नेता और भोपाल से सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर भी शामिल हुई हैं, जहां उन्होंने महिलाओं की भागीदारी को लेकर अपनी बात रखी है और सनातन धर्म को मजबूत करने के साथ साथ आज के परिवेश में चल रहे फैशन के साथ मुस्लिम समाज के उन लोगों पर भी निशाना साधा जो हिंदू समाज की लड़कियों को लव जिहाद का शिकार बना रहे हैं। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है। यहाँ कौन कहाँ से चुनाव लड़ता है ये संगठन तय करता है, ये भाजपा तय करती है, ये कोई व्यक्ति तय नहीं करता है। इसलिए ये तो प्रश्न नहीं कोई बनता। अभी दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने जो अभी बीजेपी पे हमला किया है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैंने कहा ना, बौखला करके ये लोग इस प्रकार की हरकतें करते हैं, लेकिन भाजपा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो संगठन है, मजबूत है और विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, इसलिए उससे तो लोग जलेंगे, बुराई भी करेंगे, पिटाई भी करेंगे, सब करेंगे। और भाजपा जिस प्रकार से अपने नेतृत्व में राष्ट्र का जिस प्रकार से विश्व में स्थान बना रही है, भाजपा सदैव अपने कर्तव्य पर डटी रहेगी। और माननीय मोदी जी जिस प्रकार से हमारे विश्व को, भारत माता को विश्व गुरु बनाने के लिए लगे हैं, निश्चित रूप से हमारी भारत माँ विश्व गुरु बनेगी, भारत अखंड बनेगा, भारत परम वैभव पर पहुंचेगा। तो वहीं डेनमार्क के क्राउन प्रिंस फेडरिक और क्राउन प्रिंसेस मैरी सुबह 4 दिवसीय दौरे के लिए भारत पहुंचे। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि डेनमार्क से 2 दशक से भारत की पहली रॉयल यात्रा है। भारत में डेनमार्क के दूतावास ने दोनों अतिथियों के ताजमहल का दीदार कराने की तस्वीर ट्विटर पर शेयर की है। यहां 26 फरवरी से 2 मार्च तक वो रहेंगे। प्रिंस और प्रिंसेस का ताजमहल के पूर्वी गेट पर भारतीय परंपरा के अनुसार सांस्कृतिक प्रोग्राम पेश करके उनका स्वागत किया गया है। प्रिंस और प्रिंसेस करीब 1 घंटे तक अंदर तक ताजमहल रहे। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि यूपी बीजेपी के प्रवक्ता और विधायक सिद्धार्थ नाथ सिंह उमेश पाल के घर पहुंचे। सिद्धार्थ नाथ सिंह ने परिजनों को उनका ढांढस बताया है। उन्होंने मृतक परिवार को हिम्मत दी है और कहा कि कुछ भी हो, अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें कड़ी से कड़ी कार्रवाई की तहत सजा मिलेगी। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी कड़ी निंदा की है। साथ ही उन्होंने कहा कि सीएम योगी ने अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। देखिए, जो उमेश पाल जी की हत्या हुई है ये दुखद है और मैं परिवार के साथ खड़ा हूं और संवेदना देने आया था। आने के पहले मेरी मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई स्वयं और मुख्यमंत्री जी ने एक ही संदेश दिया है, जिन्होंने ये हरकत की है, घिनौनी हरकत की है, उनको बख्शा नहीं जाएगा। और परिवार को आप आश्वस्त करके आइएगा कि जो सरकार को करना है वो करेंगे और इन लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। और मैं जानता हूं कि योगी सरकार के अंदर माफियागिरी कोई चला नहीं सकता और किसी ने ये दुशासन किया है इतना बड़ा, वो सांप के फन को दबाना भी सरकार को आता है, वो दबा।
तो वहीं आगरा पहुंचे केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति आगरा में मातृशक्ति समन्वय सम्मेलन में शिरकत की है। मीडिया से बात करते हुए कहा कि महिलाएं आगे बढ़ती हैं तभी हमारा देश और आगे बढ़ता है। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने लव जिहाद पर बोलते हुए कहा कि देश में कुछ लोग हैं जो नाम बदलकर हमारी बेटियों को ले जाते हैं। जब हमारे लोग उनकी बेटियों की उनको लाते हैं तो सम्मान पूर्वक रखते हैं और वह हमारी बेटियों के 35 टुकड़े कर देते हैं। उसके बाद भी विपक्ष पूरी तरीके से मौन रहता है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। इसी बीच एक बड़ी खबर आ गई है, आपको बता देते हैं। इस वक्त की एक बड़ी जानकारी आ रही है। बड़ी खबर से हम आपको अपडेट करा देते हैं। आपको बता दें कि आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी, सीबीआई ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हो गए। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि शराब घोटाले मामले में मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी यहां पर सामने आ गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको यह भी जानकारी दे रहे हैं कि लगभग 8 घंटे तक सीबीआई ने पूछताछ की थी और उसके बाद एक्शन लिया है। मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए हैं। करीब 8 घंटे की पूछताछ के बाद सीबीआई का एक्शन देखने को मिला है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आ गई है। आपको बता दें कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए हैं। तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। लगभग 8 घंटे तक ये पूछताछ चली थी और उसके बाद सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया है। तो इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ समाचार संपादक वरुण गोयल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण जी, इस तरीके से 8 घंटे लंबी पूछताछ हुई है और उसके बाद सीबीआई ने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया है। क्या कुछ अपडेट और ज्यादा मिल पा रही है? जी देखिए, बिल्कुल शराब पॉलिसी मामले में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई है। 8 घंटे की पूछताछ हुई है और जो उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात निकलकर सामने आ रही है वो ये कि एक अफसर ने पूछताछ के दौरान मनीष सिसोदिया का नाम लिया था, ऐसी जानकारी आई है और इसको लेकर के ये बात हुई। और दूसरा ये कि जो पॉलिसी का ड्राफ्ट था वो अधिकारियों से पहले जो व्यापारी है उन तक कैसे पहुंचा, ये 2-3 बड़े मुद्दे रहे हैं और सुबह से लगातार पूछताछ हो रही थी। और जब ये खबर आई कि लंच के लिए भी उन्हें नहीं जाने दिया गया, वहीं उनसे लंच करने के लिए कहा गया, तभी इस बात की संभावना बढ़ गई थी कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। आपको बता दें कि सूत्र ये बता रहे हैं कि एक सबूत नष्ट करने का भी आरोप लगा है और बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिन पर अभी भी सीबीआई पूछताछ करना चाहती है। ऐसे में ये गिरफ्तारी हुई है और अब रिएक्शन आने शुरू हुए हैं आम आदमी पार्टी की ओर से। आम आदमी पार्टी ने कहा कि ये गिरफ्तारी तानाशाही की इंतहा है। और आपको बता दें, पिछले साल भी लगभग 12 घंटे लेकिन उसके बाद उन्हें घर भेज दिया गया था। लेकिन आज जो 8 घंटे की पूछताछ है उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। चलिए ठीक है वरुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो फिलहाल आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी जानकारी है, आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो गई है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार दौरे पर एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे, जहां सीएम धामी ने हरिद्वार ऋषिकुल ऑडिटोरियम में भारतीय जनता पार्टी के बिश्नोई मोर्चे की ओर से कराए गए प्रबुद्ध जन सम्मेलन में प्रतिभाग किया है। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि काशी कॉरिडोर की तर्ज पर हरिद्वार में भी हर की पौड़ी कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिसकी विस्तृत रूप से डीपीआर तैयार की जाएगी, जिसमें सभी के सहयोग से दिव्य और एक नए हरिद्वार का निर्माण कार्य प्रारंभ होगा। कॉरिडोर बनाया जाएगा और उसकी विस्तृत रूप से डीपीआर तैयार की जाएगी और सभी के सहयोग से एक दिव्य हरिद्वार और नया हरिद्वार इसका निर्माण कार्य प्रारंभ होगा। और हमारे मंत्रिमंडल ने और हम लोगों ने उसकी पूरी रूपरेखा का काम आगे कर दिया है। सभी एजेंसियां मिलकर इस पर काम करेंगे और उसमें हम सबका सहयोग लेंगे। सभी जो स्टेक होल्डर है उनसे भी बात करेंगे, सबके सुझाव लेकर उसमें आगे बढ़ेंगे। सर, सुब्रमण्यम स्वामी जी आज हरिद्वार पहुंचे हुए हैं और विधानसभा के जो बर्खास्त कर्मचारी उनका कहने के मुकदमे की बात कर रहे हैं। माननीय न्यायालय में पहले से लंबित है और चूंकि विधानसभा एक स्वैच्छिक संवैधानिक संस्था है, उस पर ऑलरेडी काम चल रहा है। तो वहीं उत्तराखंड में 2023 में होने जा रहे नगर निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की जनता के बीच में हलचल तेज हो गई है। तो वहीं दूसरी ओर अब एक बार फिर कांग्रेस ने मलिन बस्तियों के मामले को जनता में भुनाने का काम किया है। बता दें कि उत्तराखंड में भारी तादाद में मलिन बस्तियां हैं और उनमें हजारों की संख्या में लोग रहते हैं। वहीं अब इसको लेकर कांग्रेस ने मलिन बस्तियों पर टैक्स लगाने की बात कही जा रही है।
जिससे उन बस्तियों में रहने वाले लोगों को उसका मालिकाना हक मिल सके। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शशिपाल सिंह बिष्ट ने कहा है कि कांग्रेस शासनकाल में मलिन बस्तियों को मालिकाना हक दिलाने का आदेश दिया गया था। वहीं उन्होंने कहा कि इस सरकार को चाहिए कि प्रदेश में जितनी भी मलिन बस्तियां हैं, मालिकाना हक देने के साथ ही उनसे टैक्स के दायरे लिए जाए। देखिए, जो शहर की मलिन बस्तियां हैं या पूरे प्रदेश में जो मलिन बस्तियां हैं, कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में आपने देखा कि लगभग ये कानून बन चुका था कि इन बस्तियों को नियमित किया जाए, इनको जो सुख सुविधाएं हैं, इनके रहन सहन का जो स्तर है वो सुधारा जाए। आखिर उन बस्तियों में रहने वाले लोग भी इंसान हैं और हमारे बीच के ही लोग हैं और वो परिस्थितिवश बस्तियों में रहते हैं, तो निश्चित तौर पर उनका अधिकार है कि उनको उन बस्तियों का मालिकाना हक मिलना चाहिए। तो वहीं सीएम धामी अपने 2 दिवसीय टिहरी दौरे पर हैं। इस दौरान सीएम धामी ने आत्मनिर्भर टिहरी की संकल्पना विषय पर प्रतिभागिशाली स्कूली छात्र छात्राओं और बाल विधायकों के साथ संवाद किया है। मुख्यमंत्री ने इस मेधावी बच्चे का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि हमेशा एक प्रण लेकर आगे बढ़ें कि जिस भी क्षेत्र में कार्य करें, लीडर की भूमिका में रहकर कार्य करें। जिस समय जो कार्य कर रहे हैं उस पर पूरा ध्यान दें। समय के महत्व को समझना जरूरी है। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि उत्तराखंड में अप्रैल से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। इसी क्रम में चारधाम यात्रा के मार्गों पर 170 ड्रोन से नजर रखी जाएगी। ये अलग अलग स्थानों पर बनने वाले यात्री सुविधा केंद्रों के आसपास तैनात रहेंगे। बता दें कि उत्तराखंड सरकार चारधाम यात्रा को लेकर किसी भी तरीके की कोर कसर नहीं बाकी रखना चाहती है। सितारगंज में पेड़ पर लटकी मिली युवती के शव के मामले में युवती के परिजनों और किसान नेता जगतार सिंह बाजवा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सितारगंज पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए। जहां जगतार सिंह बाजवा ने पुलिस पर धाराओं के साथ छेड़छाड़ करने और हल्की धाराओं का प्रयोग करने का आरोप लगाया है, तो वहीं परिजनों ने पुलिस पर बयानों को बदलने का दबाव बनाए जाने की बात कही है। बता दें कि बीते दिनों बाजपुर के बन्नाखेड़ा निवासी युवती प्रकाश कौर की लाश सितारगंज में पेड़ से लटकी हुई पाई गई थी, जिसके बाद मृतका के परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करते हुए पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू करी थी। ये गांव बन्नाखेड़ा बाजपुर की एक बेटी है, किसान की बेटी है प्रकाश कौर, जो 19 तारीख को अपने घर से अपनी सहेली से मिलने गई थी और सितारगंज में 20 तारीख को उनकी लाश जो है वो पेड़ से लटकती हुई मिली। आज 26 तारीख हो गई है, पुलिस ने कोई भी संतोषजनक कार्य नहीं किया है और ना ही परिवार को संतुष्ट कर पाए हैं और उस तहरीर पर भी जो धारा बनती थी उस धारा में मुकदमा ना दर्ज करके 304 धारा लगाई गई है, जो किसी भी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं होती है। ये जो कानून के जानकार हैं उनसे जानकारी भी ली गई है। तो पुलिस की कार्यप्रणाली से ये परिवार पूरी तरीके से डरा हुआ है और हम ये मांग करते हैं कि इनको न्याय मिलना चाहिए और अगर न्याय नहीं मिला तो फिर आगे आंदोलन होगा। हाँ, 28 तारीख को भोग है बन्नाखेड़ा में आपके निवास पर। उस दिन आंदोलन की आगे की रणनीति बनाई जाएगी और उसी दिन घोषित किया जाएगा कि आंदोलन कैसे होगा। जब तक प्रकाश कौर को, उनके गरीब माता पिता को, परिवार को न्याय नहीं मिल जाता तो इस आंदोलन को सारे संगठन जो हैं, किसानों के संगठन, सामाजिक संगठन मिल करके इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और प्रकाश कौर को न्याय दिलाएंगे। और कल 27 तारीख को शाम को 6 बजे भगत सिंह चौक पर प्रकाश कौर को कैंडल मार्च के माध्यम से श्रद्धांजलि दी जाएगी। ये अभी तक सबने सहमति से ये कार्यक्रम बनाया है। इंसाफ नहीं मिल रहा है, 1 हफ्ता हो गया अभी तक इंसाफ नहीं मिल गया। इंसाफ चाहिए हमें। उत्तराखंड में अप्रैल से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। इसी क्रम में चारधाम यात्रा के मार्गों पर 170 ड्रोनों से नजर रखी जाएगी। ये अलग अलग स्थानों पर बनने वाले यात्री सुविधा केंद्रों के आसपास तैनात रहेंगे। बता दें कि उत्तराखंड सरकार चारधाम यात्रा को लेकर किसी भी तरीके की कोर कसर नहीं रखना चाहती है। इसी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक का कहना है कि प्रदेश में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसलिए चारधाम यात्रा मार्गों की निगरानी ड्रोन कैमरे से होगी।
तो सुरक्षा की दृष्टि से मैं स्वयं क्या पूरे जो हमारे तीर्थ यात्री आते हैं वो भी इसको मानेंगे कि सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही अच्छा कदम है और ठोस कदम है जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी ने निकाला है, इसको देखते हुए, क्योंकि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे केदार बद्री जी को भी लेकर और ऑल वेदर रोड को भी लेकर अगर आप देखें तो उत्तराखंड में उन्होंने कितना ज्यादा सौगातें दी हैं। इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए जो हमारे उत्तराखंड के पर्यटक स्थल हैं उनमें ये जो ड्रोन की निगरानी है, ऑल वेदर रोड है और काफी चीजें हैं जो कि रखना चाहिए और रखते रहना चाहिए। इस कारण ये जो ड्रोन कैमरे की निगरानी है इसको मैं सही मानती हूँ और हमारा पूरा भारतीय जनता पार्टी संगठन से लेकर जो तीर्थयात्री आएंगे उसको भी वो अच्छा ही मानेंगे, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही अच्छा और ठोस कदम है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे 2 मिनट में 10 खबरों का। सहारनपुर में बस ने बाइक सवार दंपत्ति को टक्कर मार दी है। पत्नी की मौत हो गई है, पति गंभीर रूप से घायल हुआ है। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया। सहारनपुर में 609 युवक और युवतियों को डीआईजी ने दिए नियुक्ति पत्र। सहारनपुर मंडल हिमाचल और उत्तराखंड के उप निरीक्षक पद पर सफल हुए युवतियों को मिले नियुक्ति पत्र। तो वहीं फिरोजाबाद में एसओजी टीम और थाना नारकी पुलिस को सफलता मिली है। मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से पिस्टल बरामद हुई है। ललितपुर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। कचरे के ढेर से मिली है ढेर सारी सरकारी दवाएं। अस्पताल के बाहर फेंकी गई थी दवाओं का वीडियो भी वायरल हुआ था। ललितपुर में दबंगों ने युवक के मुंह और हाथों को फेविक्विक से चिपकाकर नाले में फेंका है। युवक ने चचेरे भाइयों पर लगाया आरोप। बेरहमी से पिटाई कर बेहोशी की हालत में फेंकने का आरोप लगाया गया। प्रयागराज में प्रशासन की बड़ी लापरवाही। बेलगाम नगर निगम का कूड़ा उठाने वाली गाड़ी ने युवक को टक्कर मार दी है। हादसे में युवक की मौत हो गई है। ललितपुर में बड़े पैमाने पर की जा रही गांजे की खेती। गांव के दबंग बेखौफ अंदाज में कर रहे गांजे की फसल का कारोबार, जिसके बाद वीडियो वायरल हुआ लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। झांसी दीनदयाल सभागार में पुलिस अधिकारियों ने कार्यक्रम का आयोजन किया है। उप निरीक्षक के पद में पास हुए लोगों को नियुक्ति पत्र भेंट किए गए। 955 लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। ललितपुर में असामाजिक तत्वों ने छोटे से विवाद को बड़ा रूप देने का प्रयास किया है। 2 समुदायों में जमकर मारपीट हुई है। पथराव और गाड़ियों की तोड़फोड़ हुई है। मौके पर पुलिस की टीम पहुंची है। स्थिति पर काबू पाया गया। सहारनपुर में शाकंभरी देवी मंदिर क्षेत्र के विकास के लिए धनराशि आवंटित होने पर योगी सरकार की हुई है जय जयकार। यूपी बजट में 50 करोड़ रुपए धनराशि हुई है आवंटित। तो फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।